हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, DSSB के साथ सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, जितने भी, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे वो आपके स्टेट के हों, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, इन टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला एकेडमी में आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है बाल मनोविज्ञान पे। बाल मनोविज्ञान यानी कि जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP के नाम से जानते हैं, या शुद्ध बिल्कुल सरलतम रूप में बोले जिसे हम लोग मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आइए जीएस वाला पर मनोविज्ञान का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप मनोविज्ञान को या बाल मनोविज्ञान या बाल विकास को तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। कुछ लेक्चर सीरीज मैंने अपलोड कर रखी हैं और आज का लेक्चर हमारा जो है वृद्धि एवं विकास पर होगा। बच्चा लोग, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो वृद्धि एवं विकास पर मैंने पार्ट 1 डेमो 1 अपलोड कर रखा है। उस लेक्चर को देखने के बाद आज का लेक्चर पार्ट 2 होगा, ये डेमो 2 होगा, ये आपका वृद्धि एवं विकास पर लेक्चर 2 होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे और जब ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग पुराने प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का सत्र देखने के बाद आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और 30 मिनट की कक्षा हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चा लोग, आप लोग हेडिंग बना के रख लीजिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है बाल विकास या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। सिंपल सी बात बोलूंगा, वृद्धि एवं विकास नाम का फर्स्ट यूनिट है आपका, जिसे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका पार्ट 1 मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और इस पार्ट में हमारी हेडिंग ध्यान से देखो, बाल विकास या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, या सिंपली इसकी हेडिंग ये भी हो सकती है कि बाल विकास के सिद्धांत, या ये भी हो सकता है वृद्धि एवं विकास के कितने सारे सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं कि पहला बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो आप लोग पहला देख रहे होंगे निरंतर विकास का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास कभी नहीं रुकता है, वो सतत रूप से, निरंतर रूप से चलता रहेगा। उसमें हो सकता है कभी अप आ जाए, कभी डाउन आ जाए, कभी चढ़ाव आ जाए, कभी उतार आ जाए, ये सब लगे रहते हैं, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता, वो निरंतर आपका चलता ही रहेगा। तो पहला सिद्धांत आपका होता है निरंतर विकास का सिद्धांत। अब याद कीजिए, हम लोग को पता है कि एक सीमा के बाद 18 या 20 वर्ष की उम्र के बाद हमारे शरीर की वृद्धि या हाइट रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता। आपको याद आ रहा होगा। तो उसी विकास पे पहला सिद्धांत ये बोल रहे हैं कि विकास निरंतर आपका चलता रहेगा। हो सकता है उसमें आपका अप एंड डाउन देखने को मिले, लेकिन वो स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। इसका नाम है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी चीज, उसका डेवलपमेंट अगर होता है तो वो एक क्रम के रूप में होगा। यानी कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक क्रम के रूप में होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि विकास क्रम का सिद्धांत क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई छोटा बालक है, सबसे पहले अगर उसका भाषा का विकास कराना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना है, तो सबसे पहले वो सुनेगा, सबसे पहले वो सुनता है, फिर सुनने के बाद बोलता है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले वो सुनेगा अपने आसपास लैंग्वेज को। अगर उसे भाषा सीखनी है, अगर वो गर्भ में भी है, और बच्चा अगर वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट, तो हम जानते हैं कि बच्चे का विकास तो गर्भ से हो जाता है।
ठीक है। तो अगर उसका भाषा का विकास करना है और हम ये बोल रहे हैं कि भाषा का विकास एक क्रम के रूप में है, उसी क्रमता का बोल रहा है कि विकास क्रम का सिद्धांत को अगर समझना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ता है और सबसे एंड में जाकर वो लिखेगा। ये भाषा का एक क्रम का, एक डेवलपमेंट का ऑर्डर है। इसी रूप में किसी भी बच्चे की या किसी भी इंसान की भाषा का डेवलपमेंट होता है। इसी को बोलते हैं क्रमता का सिद्धांत। इसे आप इस रूप में भी तो समझ सकते हो। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है सबसे पहले गर्भ अवस्था में होता है, उसके बाद शिशु अवस्था, उसके बाद बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था। ऐसा तो होता नहीं है कि किशोर अवस्था पहले आ जाए या बाल अवस्था बाद में आ जाए या शिशु अवस्था पहले आ जाए और गर्भ अवस्था बाद में आ जाए। नहीं, एक पैटर्न है, एक क्रम है। उस क्रम को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो मानव जगत हो, चाहे वो पशु जगत हो। उनका डेवलपमेंट एक क्रम के रूप में ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप विकास क्रम का सिद्धांत समझ चुके होंगे। आइए अपन लोग तीसरा देखते हैं, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी भाषा को ही समझो तो एक भाषा नहीं, बहुत सारी 2-3 भाषा हम लोग को जानने को मिलेंगी। विकास हो रहा है लेकिन उसकी गति जो है विभिन्न गति है। एक बात बताओ, एक 5 साल का बालक है राम और एक 5 साल का बालक है श्याम, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 5 साल के दोनों बालक हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है अलग गति से हो सकता है कि 5 साल में उसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो गई हो, दूसरे वाले की थोड़ी कम देखने को मिलती हो। डेवलपमेंट का ऑर्डर तो सेम होगा, लेकिन हम देखेंगे कि दोनों ही बच्चों में विभिन्न गति देखने को मिलती है। तो इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई भी 2 बालक लीजिए, 10 साल के हैं या 5 साल के हैं, आप उनको देख सकते हो कि उन दोनों ही बालक में जो डेवलपमेंट जो होता है वो विभिन्न गति से होता है। कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है। वही 2 बालक की किसी की हाइट ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, कोई जल्दी बोले, कोई धीमा बोले, कोई देर में सीखे। तो ये विकास का जो विभिन्न गति का सिद्धांत है, उसी से हमारा तीसरा प्रिंसिपल आपका कनेक्ट था। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को, इन 3 प्रिंसिपल को आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जो नीचे के हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए अब हम लोग चौथा समझते हैं, चक्रीय या वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत। देखो स्टूडेंट्स, एक बात तो तय है कि अगर आप ये लेक्चर लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, तो सुनना नहीं है, सुनने के बाद इसको नोट करो यार। जब तक नोट नहीं करोगे ना, तो याद रखना कि ओरल बहुत दिनों तक याद नहीं रहता, भूल जाओगे लर्निंग। तो लर्निंग को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए प्रॉपर उसके नोट्स बना के चलो। और नोट्स कितने हैं, 1 लाइनर की तरह तो है ही, बस कहानी ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है चक्रीय या वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत। चक्रीय समझ रहे हो ना, चक्रीय आपने देखा होगा, चक्र भगवान का चक्र ऐसे घूमता था, देखो वर्तुलाकार। आखिर ये चक्रीय या वर्तुलाकार होता क्या है? वर्तुलाकार को बच्चा लोग हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। और आप लोगों ने बहुत सारे बचपन में अभी एक रजिस्टर आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरल वाले रजिस्टर, और स्पाइरल को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग, और स्प्रिंग को हिंदी में बोलते हैं वर्तुलाकार। ठीक है, अब उस स्प्रिंग को ध्यान से देखो, वो इस तरीके से होती है। उस स्प्रिंग का ऊपर का पोर्शन, उस स्प्रिंग का नीचे का पोर्शन, उस स्प्रिंग का ऊपर का पोर्शन है रचनात्मक और नीचे का पोर्शन है विध्वंस। अब ये रचनात्मक और विध्वंस का अर्थ होता क्या है? यानी कि रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्शन, विध्वंस यानी कि डिस्ट्रक्टिव। यानी कि एक स्पाइरल रजिस्टर या स्प्रिंग वाला रजिस्टर देखिए, उस स्प्रिंग वाले रजिस्टर में ऊपरी पोर्शन देखने को मिलेगा और नीचे पोर्शन भी देखने को मिलेगा। सिंपल सा अर्थ ये है, हर एक व्यक्ति, हर एक बालक, हर एक इंसान, हर एक आदमी के जीवन एक सा नहीं रहता। कभी सुख कभी दुख लगे रहते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं। ठीक है, ये जीवन का एक सच है। उसकी गाड़ी कभी भी 150 किलोमीटर पर आवर की गति से नहीं चलेगी। अरे यार, गाड़ी में भी इंजन खराब होता है,
पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाता है, कोयला खत्म हो जाता है, बिजली खत्म हो जाती है, ट्रेनें भी रुकती हैं, शताब्दी भी रुकती है, राजधानी भी रुकती है, उसमें रिटार्डेशन होता है, उसकी गति स्लो होती है। वो ऐसा नहीं है कभी भी 150 की गति से चलती ही रहेगी। यार 150 की गति से चल रहा है कोई इंसान, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, यानी कि कांस्टेंट कोई व्यक्ति 150 की गति से चला जा रहा है, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है यार। डेली लाइफ में आप देख लो, कोई भी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान, उसके जीवन में उतार चढ़ाव लगेंगे। जब गाड़ी में धक्का लग रहा है, गाड़ी स्लो हो रही है, तो इंसान की लाइफ में भी आपको अप एंड डाउन स्लोपन देखने को मिलता है। ऊपर वाला पोर्शन रचनात्मक और नीचे वाला पोर्शन विध्वंस, यानी कि इंसान की जिंदगी इस तरीके से नहीं होगी। मैंने एक रफ रजिस्टर, एक ग्राफ बनाया, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और हमें पता है ये होती है स्प्रिंग, ये होता है इंसान का वर्तुलाकार जीवन। ऐसा होता है हमारा लाइफ, कभी भी हमारा लाइफ एक रेखीय ऐसा नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची है, इस सीधी रेखा को काट दीजिए, हम लोग का लाइफ ऐसा नहीं होगा। ये तो गाड़ी चली जा रही है 170 किलोमीटर से, ऐसा नहीं होता, रुकेगी गाड़ी, ऊपर नीचे लगा रहेगा। हमारा जीवन ऐसा वर्तुलाकार है, चक्रीय है। इसीलिए ये प्रिंसिपल आपका मनोविज्ञान में कहलाता है लॉ ऑफ साइक्लिक या लॉ ऑफ स्पाइरल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं कि इस प्रिंसिपल को आप ध्यान से समझ लिए होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये जो है आपके लिए काम में आएगा। आइए, हम लोग 4 प्रिंसिपल को कर चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है एकीकरण का सिद्धांत। 1 मिनट ये ले लेता हूं मैं। हाँ चलिए, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का अर्थ होता है इंटीग्रेशन, जुड़ना या जुड़ाव। काहे का, ध्यान से समझना। देखो, बच्चा छोटा होता है, ध्यान से देखना, घर में ऑब्जर्व करना। तो जब बच्चा छोटा होगा ना, तो उसके शरीर के जितने भी अंग, हाथ पांव उंगलियां, ये उसके अंग हैं। तो शरीर के जो अंग का संचालन जो होता है ना, उस अंगों में सामंजस्य नहीं होता। सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं होते, या पूरी बॉडी एक वे में कंट्रोल्ड होकर किसी एक काम को नहीं करती। सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन नहीं होता बॉडी में। जैसे मैं सिंपल सा बोलूं, बालक हाथ हिला रहा है, ऐसे बालक हाथ हिला रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब बालक कोई भी काम करता है, बालक अभी सिर्फ हाथ हिला रहा है। अब देखिए, बालक हाथ हिलाने के साथ उंगलियां भी आपका कर रहा है, और शरीर के और भी अंगों का संचालन कर रहा है। और जब सारे अंग जुड़ जाएं और किसी एक काम को अंजाम दें, और बॉडी के सभी अंग जुड़ के कोई एक टास्क या कोई एक काम कर रहे हैं, या उसका पहले एक हाथ चल रहा था, एक हाथ कर रहा था, धीरे धीरे वो हाथ के साथ साथ उंगलियां भी साथ में चलाने लगा, यानी कि जुड़ने लगे, और वो कोई एक काम कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस वे में पूछ सकता है कि एक बालक है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक पहले अपने हाथ का या अपने हैंड का प्रयोग करके किसी कार्य को करने की कोशिश करता है, और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ के साथ साथ वो अपने उंगलियों को भी हाथ के साथ कार्य कर रहा है। या पहले हाथ चल रहा था, अब उसके साथ उंगलियां भी उसकी चल रही हैं, यानी कि और अंग भी उसके साथ जुड़ने लगे हैं। ये जो जुड़ना है, ये आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, परस्पर संबंध अंतःक्रिया का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परस्पर यानी म्यूचुअल, संबंध यानी कि रिलेशन, अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन। परस्पर संबंधित अंतःक्रिया का नियम क्या है, यानी कि चीजें परस्पर संबंधित हैं। देखिए, बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, उसका डेवलपमेंट अगर हमें करना है सही तरीके से, तो उसके डेवलपमेंट में उसका शरीर के वजन का बढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता कि वो ऋतिक रोशन की तरह मांस बढ़ा लिया, बॉडी बढ़ा ली, 6.5 फीट का हो गया। ये तो ग्रोथ वृद्धि हो गई सिर्फ। लेकिन इंसान का मस्तिष्क भी तो अच्छा होना चाहिए, उसका संज्ञानात्मक विकास भी तो होना चाहिए, उसकी भाषा का विकास भी तो होना चाहिए, उसकी
रहन सहन, उसकी संस्कृति, इसका बोल चाल, उसका वातावरण में विकास, जब इंसान के जीवन का डेवलपमेंट में उसके जीवन के आयाम के सभी पक्ष शामिल कर लिए जाएं और उनको मिला के जो डेवलपमेंट किया जाता है वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन डेवलपमेंट, जिसमें सभी पक्ष शामिल होंगे, जैसे संज्ञानात्मक विकास, उसका भाषा का विकास, उसका मोरल, उसका नैतिक विकास, और भी उसका सांस्कृतिक विकास, उसका और भी विकास। जैसे कि वेन डायग्राम दिखते हो ना, एक वेन डायग्राम ये मान लेते हैं अपन लोग उसका भाषा का विकास, और ये मान लेते हैं उसका संस्कृति का विकास, और ये मान लेते हैं उसका संज्ञानात्मक विकास, और ये बोलते हैं हम लोग उसका मानसिक विकास, और ये बोलते हैं हम लोग उसका मोरल विकास। तो जो बीच वाला जो एरिया आएगा जिसमें सारे की सारी चीजें शामिल हैं, जो सबके मिलने से बनी हैं, ये कहलाता है परस्पर संबंधित अंतःक्रिया का नियम, जो सबसे मिलकर डेवलपमेंट हमने एक बालक का किया। इससे अच्छा डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता कि एक बालक में सभी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। यार व्यक्तिगत, पर्सनली हर कोई इंसान दूसरे से भिन्न होता है, समान होते ही नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, हर एक पर्सनालिटी, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। मानता हूं कि वो शिशु अवस्था से बाल अवस्था से किशोर अवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन है तो डिफरेंट, है ना। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही तो है सारी की सारी। हर सब सेम हो ही नहीं सकते। एक ध्यान से समझना, अगर राम भी श्याम की तरह काम करने लगे और श्याम भी राम की तरह हो जाए और राम रहीम की तरह हो जाए और रहीम भी श्याम की तरह हो जाए, यानी कि ये दुनिया पूरी की पूरी तरीके से समान हो गई, यानी कि सब समान हो गए। यार एक बात बताओ, सब समान हो गए और इसको दूसरे वे में सोचो, यानी कि जब समान हो गए तो सबके जीन भी समान है, सब कॉमन है, सब एक से लक्षण प्रकट कर रहे हैं। यानी कि वर्तमान में आपने कोविड को देखो, कोविड कोई बीमारी आपने देखी है क्या डैमेज हुआ है। मान लेते हैं कोरोना किसी एक व्यक्ति को हो गया और वो किसी दूसरे व्यक्ति को फैल गया, तो वो तीसरे को भी फैल जाएगा, चौथे को भी फैल जाएगा, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें, 12वें, सभी को फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो सब एक से हैं। इसीलिए प्रकृति का नियम है, कोई भी दो व्यक्ति भिन्न भिन्न होंगे, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। अगर सेम हो गए ना तो कोरोना की चपेट में आके पूरी की पूरी मानव जाति ही समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, जीनों के स्तर पर दो सगे भाई भी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विभिन्न होते हैं, उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है और ये होना भी जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, सामान्य एवं विशिष्ट। सामान्य यानी कि जनरल, विशिष्ट यानी कि स्पेशल। यार एक बात बताओ, कोई भी बालक है छोटा, विशिष्ट काम कैसे कर लेगा? पहले तो वो सामान्य काम करेगा या छोटे मोटे हल्के 2 का पहाड़ा सुनाएगा ना, फिर 5 का पहाड़ा, फिर 9 का पहाड़ा, फिर 17 का पहाड़ा। डायरेक्ट 17 पे तो पहुंच नहीं जाएगा या 25 पे तो पहुंच नहीं जाएगा। या बच्चा पहले हाथ से चावल खा रहा था, डायरेक्ट चम्मच तो उसको पकड़ना आती नहीं थी ना, माँ बाप ने सिखाई होगी, पेरेंट्स ने सिखाई होगी, यानी कि जो वो हाथ से खा रहा है वो सामान्य काम है, चम्मच से खा रहा है वो विशिष्ट काम है। पहले बालक सामान्य काम करता है, फिर उसके बाद विशिष्ट काम करता है। इसी को बोलते हैं सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान में या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, बाल वृद्धि के सिद्धांत में। देखिएगा बच्चा लोग, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, हम लोग इंट्रोडक्शन में आएंगे तो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या अंतर होता है, माइनर छोटा छोटा अंतर। ठीक है, हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ध्यान से समझिएगा। चलिए, सामान्य एवं विशिष्ट आप समझ चुके होंगे, सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समान प्रतिमान का सिद्धांत, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। समान प्रतिमान, इसको बोलते हैं, समान यानी कि समान,
प्रतिमान, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम किस जगत में हैं? मानव जगत में। इस दुनिया में, इस संसार में मानव के साथ और भी प्राणी, पशु प्राणी भी हैं। हर एक मानव जाति, हर एक पशु जाति, हम मानव जाति में हैं तो मानव जाति की बात करते हैं। तो मानव जाति में सभी मनुष्य, चाहे राम श्याम घनश्याम, चाहे किसी भी धर्म के हो, कोई भी मेल फीमेल हो, उनका डेवलपमेंट समान प्रतिमान को फॉलो करेगा। समान प्रतिमान का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति का विकास उसकी एक मानव जाति के अनुकूल होता है। वो सभी का विकास जो होता है ना, उसी के पैटर्न को फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सिंपल सा फंडा ये है कि हर एक मानव जाति, चाहे वो पशु जाति हो, चाहे वो मानव जाति है, उस जातियों में सभी प्राणियों का विकास जो होता है ना, वो एक क्रम में होता है। सभी का एक साथ एक क्रम में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा किसी एक कम्युनिटी या एक मानव जाति या एक पशु जाति में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। अगला है परिमार्जिता का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले तो हम लोग परिमार्जिता को समझते हैं। परिमार्जिता को समझने से पहले ये देखो, अर्जित आ रहा है ना, अर्जित यानी कि कुछ गेन करना। सिंपल सा फंडा है परिमार्जित को समझने को, इसको नोट जरूर करना। परिमार्जन का अर्थ क्या होता है? कुछ चीज सीख कर अपने आप के वृद्धि या विकास के डेवलपमेंट में एक दिशा देना, एक डायरेक्शन देना, ताकि हमारा डेवलपमेंट और बेहतर हो जाए, ताकि हमारा व्यवहार में परिवर्तन और बेहतर हो जाए या सकारात्मक परिवर्तन हो जाए। कुछ हम ऐसा इनपुट दें या कुछ ऐसी डायरेक्शन दें, ऐसा दिशा दें कि उसके व्यवहार में परिवर्तन जो है कि वो बेहतर परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो कहलाता है परिमार्जन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा बालक है, उसके पास आप लोग मोमबत्ती या कैंडल लेके जाओ। कैंडल जैसे आप लेके गए तो वो जानबूझ के बच्चा भी फिंगर करेगा उस कैंडल पे, तो वो जलेगा उसको, और फिर एकदम से हाथ हटाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद या थोड़ी देर बाद उसके पास कैंडल लेके जाना, वो कैंडल के पास अपनी फिंगर करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहली बार में अनुभव प्राप्त कर चुका है कि अब मैं दूसरी बार कुछ अपनी फिंगर को लेके जाऊंगा तो फिर तकलीफ होगी। यानी कि वो अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार में एक दिशा देकर सकारात्मक परिवर्तन कर चुका है कि अब मैं फिंगर उधर पे नहीं ले जाऊंगा। जो व्यवहार में परिवर्तन आ गया, यही कहलाता है आपका परिमार्जन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए ऊपर वाले हम लोग हटा देते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हो गया सही में कुछ। हाँ, तो हमारा अगला प्रिंसिपल है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए भैया, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट है। इसको कंप्लीट करने के बाद 12 सिद्धांत बाल विकास के या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत आपके कंप्लीट। लेकिन ये वाला जो है, जो आपका सीटेट में भी पूछा जा चुका है, विकास की दिशा का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में पूछा जा चुका है, यानी कि अदर स्टेट में उम्मीद रहेगी। इसको दो भागों में बांट लो, विकास की दिशा का सिद्धांत। एक साइड मैंने लिखा है मस्तका ध्वमुखी, और दूसरी साइड मैंने लिखा है समीप दुरामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये दो शब्द बच्चा लोग पूछे जाते हैं कि विकास की दिशा का जो सिद्धांत होता है उसमें मस्तका ध्वमुखी, जैसे सेफलोकॉर्डियल के नाम से जाना जाता है, और समीप दुरामुखी को प्रॉक्सिमेडिस्टियल के नाम से जाना जाता है। आइए इन दो शब्दों को समझते हैं कि इनका अर्थ क्या है।
पहले वाले को देखो आप, मस्तकाधोमुखी यानी कि मस्तिष्क की बात कर रहा है, यानी कि बालक का विकास, यानी कि शिशु का विकास। यदि बालक का विकास सबसे पहले उसके मस्तिष्क से हो, हम जानते हैं कि बालक के जन्म के समय सबसे भारी अंग जो होता है उसका मस्तिष्क होता है। यदि बालक का विकास का क्रम उसके मस्तिष्क से हो, तो एक बात बताओ बच्चा लोग, सबसे पहले मस्तिष्क का डेवलपमेंट है तो पैर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि उसकी आंखों का? हाँ, उम्मीद करते हैं आंख, फिर आपकी नाक, फिर आपका ये पोर्शन। यानी कि यदि बालक का विकास उसके मस्तिष्क से हो और उसके आसपास के अंग सबसे पहले विकसित हों, फिर उसके मस्तिष्क से उसका डेवलपमेंट होते हुए उसके पैरों तक पहुंचता है, तो ऐसा विकास आपका कहलाता है मस्तकाधोमुखी। इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं यदि बालक का विकास उसके मस्तिष्क से हो और सर्वप्रथम उसके आसपास के अंगों का विकास हो और उसके बाद हाथ का डेवलपमेंट हो, फिर ये डेवलपमेंट होता है, ये वाला पोर्शन डेवलपमेंट हो, फिर उसके पैरों का डेवलपमेंट सबसे अंत में होता है, उसके पैरों का विकास सबसे बाद में हो, तो ऐसे विकास को हम लोग मस्तकाधोमुखी बोलते हैं। ऐसा विकास जिसका विकास सिर से पैर की ओर होता है वो आपका विकास कहलाता है मस्तकाधोमुखी। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका समीप दुरामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, समीप दुरामुखी के अनुसार यदि बालक का विकास उसके मध्य भाग से हो, ध्यान से समझना, अगर आप पीछे देखो अपने, तो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है जिसे आप लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हो। अगर ये रीढ़ की हड्डी हटा दो तो इंसान गिर जाएगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट है उसका। तो समीप दुरामुखी ये बोलना चाह रहा है यदि बालक का विकास उसके मध्य भाग से हो, उसके मध्य भाग से हो या मेरु रज्जु से हो। मेरु रज्जु को बोलते हैं बच्चा लोग आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। यदि बालक का विकास उसके मध्य, यानी कि मध्य में क्या है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु, इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड से हो, उसके मध्य भाग में डेवलपमेंट पहले हो। अब एक बात बताओ, मध्य भाग से डेवलपमेंट होगा तो उसके आसपास आने वाले अंग यानी कि चेस्ट, लीवर, ये पहले डेवलप होंगे, फिर बाद में हाथ और फिर बाद में पैर। यानी कि यदि बालक का विकास उसके मध्य भाग से हो रहा है और मध्य भाग वाले ऑर्गन पहले डेवलप होते हैं, तो ऐसा विकास आपका समीप दुरामुखी कहलाएगा। या ऐसा विकास जिसमें आपके सेंट्रल या केंद्रीय भाग आपके पहले डेवलप हो रहे, क्योंकि मिडिल वाले पोर्शन को हम लोग सेंट्रल भी तो बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल डेवलपमेंट पहले और बाद में दूसरे अंगों का विकास, या आपके रीढ़ की हड्डी का विकास, या आपका जो आपका चेस्ट होता है, उसके दिल जो होते हैं उसके आसपास ये डेवलप पहले हो रहे हैं, बाद में दूसरे अंग हो रहे हैं, फिर आपका पैर हो रहा है। ऐसा विकास आपका समीप दुरामुखी कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि 11वां प्रिंसिपल आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आज का हमारा लास्ट प्रिंसिपल कहलाएगा 12वें नंबर का प्रिंसिपल, और इसकी थ्योरी में आपको एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ बहुत फेमस हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बच्चा लोग, वुडवर्थ के अनुसार जो डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास जो होता है, वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। एक होता है आपका एनवायरनमेंट और दूसरा होता है जेनेटिक्स। लास्ट प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। सिंपल सा फंडा है, आप हो या मैं, कोई भी हो, उसके डेवलपमेंट में दो ही चीज इंपॉर्टेंट हैं। एक तो माता पिता, उसके दादा दादी यानी कि जेनेटिक्स, और दूसरा वो किस माहौल में, किस वातावरण में, किस सराउंडिंग में पल बढ़ रहा है। यानी कि किसी भी इंसान का विकास में दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, एक एनवायरनमेंट और दूसरा जेनेटिक्स। और इन दोनों के प्रोडक्ट से, इनकी अंतःक्रिया से किसी भी मनुष्य, किसी भी बालक, किसी भी शिशु का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है, विकास। ठीक है, ये भी विकास का सिद्धांत है। और ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला किसने दिया, आपका वुडवर्थ ने दिया। देखो, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड में उंगली को, उंगली यानी कि फिंगर्स, उंगली को नुंगैया के नाम से जानते हैं कि हर अपना एक क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, बुंदेलखंडी। मैं बुंदेलखंडी हूँ,
तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, उंगली को, फिंगर्स को नुगैया के नाम से जानते हैं। अब एक छोटे बालक के सामने उंगली ना बोलो, नुगैया 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 करते रहो। करो 4 बार, करो 10 बार, ना 11वीं बार बोले नुगैया है ये। यानी कि हम वही सीखते हैं जो हमें आनुवांशिक चीज़ें मिलती हैं, और साथ में हमारे वातावरण में जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उसको देखकर हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। जैसे नुगैया को मैंने अपने वातावरण से सीखा। उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग कि आज का सत्र जो हमने बाल मनोविज्ञान में प्रिंसिपल पे तैयार किया था वो आपको समझ में आया होगा। मैं एक यही बात बोलूँगा कि लेक्चर को पूरा वॉच करो। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे तब तक चीज़ें सही तरीके से समझ में नहीं आती हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप थोड़ा सा देख रहे हो कि व्यवस्था उतनी चौकस नहीं है, उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इरादा आपके सामने नेक है, और इस नेक इरादे में आप मेरा साथ दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे स्थिति आपका सब कुछ सही होगा, इस नॉर्मल होता जाएगा, तो हम भी अपनी व्यवस्था बेहतर करेंगे। लेकिन तब तक आप इस चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ताकि हम आपको मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ इतिहास, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आपको हंसते खेलते कहानी के माध्यम से, पुराने प्रश्नों के माध्यम से आपको सॉल्व करा सकें। हिस्ट्री, पॉलिटी, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, इन सभी एग्जाम की तैयारी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस कोशिश में आप अपनी भागीदारी दिखाइए कि देखिए, मैं हूं या कोई भी हो, इस कठिन समय में किसी भी टीचर ने, शिक्षक ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। जिसको भी जहाँ जगह मिली उसने अपना तंबू गाड़ दिया, वो पढ़ाना चालू कर रहा है। जैसे मैंने अपना तंबू गाड़ दिया। अभी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो तब तक आप एडजस्ट करिए थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद जल्दी सही होगा। लेकिन जब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे पढ़ाने से, तो आप क्यों पढ़ने से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो हैं? जब हम मोरल ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी छात्रों के प्रति, तो आपकी भी तो मोरल ड्यूटी है। तो इस कठिन समय में अपने शिक्षक के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, साथ में दिमाग के बी पॉजिटिव रहिए। अगर बी पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं मूवी वाला, बी पॉजिटिव यानी कि मेंटली मजबूत हो, तो कोरोना आपको पास नहीं आएगा। जल्दी मिलते हैं इसी चैप्टर में 3rd लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय।